हेलो फ्रेंड्स। आज हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्रिया। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिया कहते किसे हैं। ठीक है। क्या क्रिया। ठीक है। तो क्रिया क्या है? जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है। ठीक है। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है या होना का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। मतलब कोई भी शब्द किसी कार्य के या तो हो रहा होगा या किसी के द्वारा किया जा रहा होगा, इस का बोध कराता है, तो ऐसे शब्द को हम कहते हैं क्रिया। तो इसकी अगर डेफिनेशन हम लिखें तो जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है या करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, या हम दूसरी डेफिनेशन करते हैं, जिस शब्द से किसी कार्य को करने या होने का बोध होता है, बात एक ही है, उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है। जैसे खाना, पीना, नहाना, बैठना, उठना आदि, ये सब क्या हैं? क्रियाएं। इससे किसी न किसी कार्य का बोध हो रहा है। ठीक है। अब जो क्रिया बनती किससे, जो क्रिया का मूल रूप होता है, एक होता है उसे बोलते हैं हम धातु रूप। धातु रूप क्या होता है? क्रिया का मूल रूप। क्रिया का मूल रूप। ठीक है। धातु रूप किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु रूप कहते हैं। और इस मूल रूप में ना प्रत्यय जोड़कर, प्रत्यय जानते हैं आप? प्रत्यय होता है जो पीछे लगता है क्रिया के, किसी भी शब्द के पीछे जो शब्द लगेगा उसे हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय जोड़कर सामान्य क्रिया बनती है। सामान्य क्रिया बनती है। जैसे आपका पट। पट क्या है? क्रिया की धातु है। ठीक है। ये मूल रूप है क्रिया का। तो पढ़ से हम इसमें अगर ना जोड़ दें, हमारी सामान्य क्रिया बन जाती है पढ़ना। ठीक है। ऐसे आपका लिख, इसमें आप ना प्रत्यय जोड़ दीजिए तो आपका बन जाएगा लिखना। ठीक है। तो ये हो गया धातु रूप। अब क्रिया जो है, क्रिया के रूप जो हैं, क्रिया का रूप लिंग, वचन, ठीक है, लिंग वचन और पुरुष के अनुसार बदलता है। अभी हम देखेंगे क्या है ये। ठीक है। लिंग आप हम लोग पढ़ चुके हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग के लिए क्रिया का रूप अलग आता है। जैसे मैं लिखूं सीता पढ़ती है, आएगी। ठीक है। अगर लिंग के आधार पर हम क्रिया देखें तो पहले आएगा सीता पढ़ती है, और वहीं राम पढ़ता है। तो देखिए दोनों में अंतर है, काम वही हो रहा है। क्यों अंतर है? क्योंकि इनका लिंग अलग है। ठीक है। तो लिंग के अनुसार आएगा। यही वचन, एक वचन के लिए क्या आएगा? वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। और बहुवचन के लिए अगर देखें तो
वे पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी क्रिया का रूप परिवर्तित हुआ, तो क्रिया का रूप आपका लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार परिवर्तित होगा। ठीक है, अब आगे हैं आपका क्रिया के भेद या क्रिया के प्रकार, क्रिया के भेद। ठीक है, पहले हम कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार, ठीक है, एक होगा आपका संरचना के अनुसार या प्रयोग के अनुसार। तो कर्म के अनुसार इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक होती है सकर्मक क्रिया और दूसरी अकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक के नाम से ये पता है जिसमें कर्म हो, जिस क्रिया के साथ कर्म आए। स मतलब सहित प्लस कर्म, तो मतलब जिस क्रिया के साथ कर्म आए वो कहलाएगी आपकी सकर्मक क्रिया। ठीक है, और अकर्मक मतलब मतलब अनुपस्थित हो और कर्म, तो जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं आए, ठीक है, उसे हम अकर्मक कहते हैं। इनके उदाहरण देख लेते हैं, जैसे, ठीक है, जैसे अध्यापिका, अध्यापिका ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, तो देखिए अध्यापिका ने पुस्तक पढ़ी, क्या पढ़ी, पुस्तक पढ़ी, तो ये पुस्तक क्या हो जाएगा आपका कर्म। तो इस क्रिया के साथ कर्म आया है, तो यहाँ पर इस क्रिया को बोलेंगे सकर्मक क्रिया। ठीक है, और जैसे अध्यापक ने लड़के को पीटा, तो यहाँ भी आपका कर्म क्या है, किसको पीटा, लड़के को, तो कर्म आया आपका, तो ये हो जाएगी सकर्मक क्रिया। ठीक है, अब अकर्मक के उदाहरण देख लेते हैं जैसे राम सोता है। अब देखिए यहीं यहाँ कोई कर्म नहीं है, राम और सोता है, यहाँ कर्म की अनुपस्थिति है, तो क्या हो जाएगी ये अकर्मक क्रिया। ठीक है, जैसे और एग्जांपल कोट करता हूँ, जैसे आपका पक्षी उड़ रहे हैं। ठीक है, इसमें भी कोई कर्म नहीं है। ठीक है, जैसे बच्चा रो रहा है। ठीक है, इसमें भी कोई कर्म नहीं, तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे आपके अकर्मक, कर्मक क्रियाएं हो। ठीक है, तो क्रिया के दो भेद हो गए, एक सकर्मक और एक अकर्मक। सकर्मक में वो जिनके साथ कर्म आए और अकर्मक में वो जिनके साथ कर्म ना आए। ठीक है, तो इतना समझ आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कर्म की पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में कैसे पहचान करेंगे, तो इनको पहचान करने के लिए नोट लगा लीजिए। ठीक है, पहचान करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी सेंटेंस है उसकी क्रिया में क्या, किसे या किसको, ठीक है, आदि शब्द लगाकर प्रश्न करें। प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिले तो सकर्मक। ठीक है, और जो उत्तर मिलेगा वो कर्म होगा, जो उत्तर मिलेगा वो कर्म होगा, और यदि उत्तर ना मिले तो अकर्मक। जैसे एग्जाम्पल, राम
फल खाता है। अब लगाइए इसमें से 3 शब्द में से कोई एक लगाना है। तो यहाँ पर मैं अगर इस पे को क्वेश्चन बनाऊँ क्या लगा के, तो आ जाएगा राम क्या खाता है। तो उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा फल। राम फल खाता है। तो फल क्या हो गया? कर्म। तो कर्म आया है तो मतलब खाता है क्रिया क्या हो गई? सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप सकर्मक क्रियाएं पता कर सकते हैं। और एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, जैसे सीमा रोती है। ठीक है, अब इसमें कोई लगाइए आप, सीमा क्या रोती है? नहीं आएगा आंसर। सीमा किसे रोती है? नहीं आएगा आंसर। सीमा किसको रोती है? नहीं आएगा आंसर। तो कोई आंसर नहीं आया। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लगाएंगे कि सीमा क्या रोती है, क्या आंसर आएगा? उत्तर कुछ नहीं आएगा। कुछ नहीं आएगा मतलब इस वाक्य में कर्म नहीं है। जो भी उत्तर आता है वो कर्म होता है, तो कर्म नहीं है यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप सकर्मक और अकर्मक की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो सकर्मक भी होती हैं और अकर्मक भी होती हैं। नोट लिख लीजिए, नोट। कुछ क्रियाएं सकर्मक और अकर्मक दोनों में यूज होती हैं, दोनों तरह से प्रयोग होती हैं। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, और एक सेंटेंस है वह पढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए वह क्या पढ़ता है, आंसर मिलेगा आपको पुस्तक, तो ये कर्म हो गया। तो यहाँ जो पढ़ता है वो किसके तरह प्रयोग हुआ है? सकर्मक। सकर्मक क्रिया की तरह। और वह पढ़ता है यहाँ कर्म नहीं है, तो ये किसकी तरह प्रयोग प्रयोग हुआ है? अकर्मक। ठीक है, ये सकर्मक की तरह, ये कर्मक है। तो आप कह सकते हैं जो पढ़ है, पढ़ता जो क्रिया है वो दोनों तरह से प्रयोग की जाती है। तो ऐसी जो क्रियाएं होती हैं जो दोनों तरफ से प्रयोग की जाती हैं, उन्हें बोलते हैं उभय विध धातु। ये दोनों तरीके से प्रयोग, तो पढ़ पढ़ आपकी धातु हो जाएगी उभय विध धातु। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। अब और क्रिया के भेद होते हैं। ये तो थे हमारे कर्म के अनुसार। अब है हमारे संरचना या प्रयोग के आधार पर। तो क्रिया के भेद किसके? संरचना या प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो इसके आधार पर पहला है आपका संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, नाम से ही पता चल रहा है संयुक्त मतलब किसी दो का योग होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसके परिभाषा क्या हो जाएगी? जब दो या सॉरी जब जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी एक कार्य का किसी एक कार्य का बोध कराती हूँ, उन्हें संयुक्त क्रियाएं कहते हैं।
ठीक है, मतलब जैसे एग्जाम्पल लेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे बच्चा विद्यालय से लौट आया। यहाँ देखिए दो क्रियाएं हैं, एक लौट और एक आया, लेकिन ये दोनों मिलके किसी एक कार्य को पूर्ण कराने का बोध कराती हैं। ठीक है, एक कार्य को पूर्ण कराने का बोध, ठीक है, पूर्ण यही लिख देता हूँ, पूर्ण कराने का बोध कराती हैं। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ, ठीक है, बच्चा विद्यालय से लौट आया। देखिए लौटने का काम पूरा हो गया। कोई बोलेगा बच्चा विद्यालय से लौट आया मतलब वो लौटने का काम पूरा हो गया, तो ये दोनों क्रियाएं मिलके इस कार्य को पूर्ण करा रही हैं। ठीक है, तो इन दोनों क्रियाओं को हम बोलते हैं संयुक्त क्रिया। ठीक है, जैसे और आपका किशोर रोने लगा। ठीक है, तो ये देखो रोने है एक क्रिया, एक है लगा, ये दोनों के दोनों एक कार्य को पूर्ण करने का बोध कर रही हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, संयुक्त क्रिया। ठीक है, तो संयुक्त क्रिया आप समझ गए होंगे। इसका अगला भेद है आपका नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। ठीक है, नाम धातु क्रिया ऐसी क्रियाएं जो क्रिया जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती हैं, क्या कहलाती हैं, नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे, ठीक है, जैसे आपका बात, बात क्या है, संज्ञा, इससे जो क्रिया बनेगी वो क्या बनती है, बतियाना। ठीक है, तो बतियाना क्रिया जो हो गई आपकी नाम धातु क्रिया है। ऐसे और आपका हाथ, हाथ क्या है, संज्ञा, हथियाना। ठीक है, जैसे लाज, लाज के क्या होगा, लजाना। ये सब आपका नाम धातु क्रिया है, तो ये क्या है, क्रिया। तो आपकी ये कहाँ से बनी है, संज्ञा से। ऐसे आप विशेषण से बनती है, विशेषण से भी देख लेते हैं। विशेषण से जो क्रिया बनती है उन्हें हम बोलते हैं नाम धातु क्रिया। विशेषण से जैसे गर्म, गर्म क्या है, विशेषण, क्या हो जाएगा, गर्माना। ठीक है, जैसे लालच, क्या हो जाएगा, ललचाना। ठीक है, और आपका गरम। ठीक है, तो ये आप गरम का भी वहाँ लिख चुके हैं, गरमाना। ठीक है, आपका नरम, नरम से क्या होगा, नरमाना। ठीक है, तो ऐसी क्रियाएं जो संज्ञा या विशेषण से बनती हैं, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, नाम धातु क्रिया। जैसे एग्जांपल आपने देख लिए यहाँ पर संज्ञा से और ये विशेषण से। अब अगला तीसरा है आपका प्रेरणार्थक क्रिया। नाम से ही इनकी कुछ अर्थ निकाल सकते हैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं, ठीक है, नाम से पता चल रहा है ऐसी क्रियाएं जिनसे किसी को प्रेरणा दी जाए। ठीक है, तो ऐसी क्रियाएं जिनसे कर्ता स्वयं कार्य ना करे बट किसी दूसरे को
प्रेरणा दे कार्य करने की। ठीक है, ऐसी क्रियाएं जिनके द्वारा कर्ता स्वयं कार्य न करे बल्कि दूसरों को उस कार्य करने की प्रेरणा दे। मतलब सीधे सीधे अगर हम वैसी भाषा में कहेंगे तो ज्ञान देना। ठीक है ना, बोलते हैं ना ज्ञान दे रहे हो, पहले खुद करके देखो। तो ज्ञान देने वाली जो क्रियाएं हैं वो प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ऐसी क्रियाएं जिनसे कर्ता स्वयं कार्य न करे, स्वयं कार्य न करते हुए दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित करे। ठीक है, ऐसी क्रियाओं को हम बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रियाएं। जैसे आजकल इन्हीं क्रियाओं का सबसे ज्यादा प्रयोग हो रहा है। ठीक है, जैसे काटना, काटना क्या हो जाएगा, कटवाना। ठीक है, जैसे करना तो क्या होगा, करवाना। ठीक है, जैसे उदाहरण, उदाहरण मालिक नौकर से कार साफ करवाता है। ठीक है, खुद नहीं साफ कर रहा है बल्कि दूसरों से करवा रहा है। ऐसी क्रियाओं को हम बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, अगला है आपका पूर्वकालिक क्रियाएं। अगला है आपका पूर्वकालिक क्रियाएं। इसके नाम से भी आपको समझ में आ जाएगा, पूर्व मतलब पहले, पूर्व का मतलब पहले। ठीक है, कालिक मतलब समय, मतलब समय से पहले। कालिक समय मतलब ऐसा होगा इस सेंटेंस में कि एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले पूर्ण हो जा रही है। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, तो जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर तुरंत दूसरी क्रिया करने लगे, तो जो समाप्त हुई क्रिया है उनको हम बोलते हैं पूर्वकालिक क्रियाएं। जैसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया प्रारंभ कर देता है, दूसरी क्रिया प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके उसी क्षण दूसरी क्रिया को प्रारंभ कर देता है, तब पहली क्रिया को हम क्या बोलते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे उदाहरण में देखते हैं, जैसे पुजारी ने नहाकर पूजा की। ठीक है, क्या हो जाए, देखिए एक पहली क्रिया क्या है, पुजारी ने नहाकर, नहाने वाली क्रिया को कंप्लीट कर चुका है, इस क्रिया को पूरा कर चुका है। फिर तुरंत क्या किया उसने, पूजा की, तो ये क्रिया आरंभ कर दी उसी क्षण। तो ये जो नहाकर वाली जो क्रिया है ये क्या हो जाएगी आपकी, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, ऐसी क्रिया जिसके पूरे होने के तुरंत उसी क्षण दूसरी क्रिया प्रारंभ कर दी जाए उसको हम बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया।
ठीक है। जैसे दूसरा, राखी ने घर पहुंचकर फोन किया। देखिए, फोन कब किया? जब वो घर पहुंच गई। तो घर पहुंचने वाली क्रिया पूर्ण हो गई, तो इसको हम बोलेंगे पूर्वकालिक क्रिया। उसके बाद ही फोन किया। ठीक। तो आई थिंक ये समझ गए होंगे आप पूर्वकालिक क्रिया क्या है। अब आगे आती है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, नाम से पता चला, द्वि मतलब दो, द्वि का मतलब दो, और कर्मक मतलब कर्म। तो द्विकर्मक का मतलब दो कर्म। ऐसी क्रियाएं जिनके साथ दो कर्म आए उन्हें हम बोलते हैं द्विकर्मक क्रिया। ठीक है। जैसे डेफिनेशन लिख लोगे, जिस क्रिया में दो या दो से अधिक दो कर्म होते हैं, जिस क्रिया में दो या दो से नहीं, अधिक नहीं, दो कर्म, दो ही है ना, केवल दो रहेगा। तो जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं क्या कहलाती है? द्विकर्मक। ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा? अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर दो कर्म है, एक छात्र और एक हिंदी। क्या पढ़ाई? तो आएगा आंसर हिंदी। किसको पढ़ाई? तो आएगा छात्रों को। ठीक है। तो दोनों कर्म हो गए। तो यहाँ क्रिया क्या है? पढ़ाई। तो ये क्रिया कहलाएगी द्विकर्मक क्रिया। ठीक है। और एग्जाम्पल जैसे, श्याम ने श्याम ने राम को पुस्तक दी। तो यहाँ भी क्या क्या कर्म है? किसको पुस्तक दी? राम को। क्या दी? पुस्तक। तो यहाँ द्विकर्म, दो कर्म हो गए, तो ये हो जाएगी द्विकर्मक क्रिया। ठीक है। अगला आपका मूल क्रिया। मूल क्रिया। ठीक है। मूल क्रिया क्या है? ऐसी क्रिया जो एक ही धातु रूप से बनी हो। ऐसी क्रिया जो एक ही धातु रूप से बनी हो। ठीक है। ना तो किसी दूसरे धातु रूप से व्युत्पन्न हो, मतलब उत्पन्न हुई हो, और ना ही एक से अधिक धातु रूप से बनी हो। ठीक है। एक ही धातु रूप से बनी होती है, ऐसी क्रियाओं को हम बोलते हैं मूल क्रिया। जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, सॉरी खोना भी ठीक है, सोना, खाना, पीना आदि जो क्रियाएं हैं, ये सब एक ही धातु, ये पढ़ धातु, लिख धातु, ठीक है, इस तरीके से ये बनी हुई हैं। तो ये सब कहलाएंगे मूल क्रियाएं। ठीक है। अब आपका अंत में सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, जो मूल क्रिया की सहायता करती हूँ। ठीक है। जो मूल क्रिया के साथ प्रयुक्त होती हूँ। जो क्रियाएं मूल क्रिया के साथ
प्रयुक्त होती हैं सहायक क्रियाएं सहायक क्रियाएं सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण देखते हैं इसके। ठीक है, जैसे वह फिसल गया। देखिए यहाँ मुख्य क्रिया क्या है, फिसल। तो गया जो इसके साथ यूज हुआ है, तो ये काम को इसकी सहायता कर रहा है। वह फिसल अकेला बोलोगे तो समझ नहीं आएगा। तो जो गया क्रिया है वो यहाँ सहायक क्रिया के रूप में कार्य कर रही है। ठीक है, और एग्जाम्पल, मैं घर जाता हूँ। ठीक है, तो जाता तो आपका मुख्य वर्ब है, मतलब मूल क्रिया है, लेकिन हूँ क्या है यहाँ पर, सहायक क्रिया। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, एचआरएम, जैसे हम पढ़ते थे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सहायक क्रिया। ठीक है, तो ये थे आपके क्रिया के प्रयोग या उनकी संरचना के आधार पर भेद। अब आते हैं क्रियाओं में रूपांतर। मैंने बताया था कि क्रिया के रूप में अंतर आएगा उसके वचन, पुरुष और लिंग के आधार पर। ठीक है, तो वो रूपांतर कैसे होते हैं वो देख लेते हैं हम। अगली हेडिंग है आपकी क्रियाओं के रूपांतर। मतलब ये अपने कैसे कैसे रूप चेंज करते हैं। ठीक है, तो क्रिया एक विकारी शब्द है। क्रिया एक विकारी शब्द है। विकारी का मतलब जानते हैं? ठीक है, जिसको विकृत किया जा सके। विकारी मतलब जिसको विकृत, विकृत का मतलब जिसका रूप चेंज किया जा सके, जिसका स्वरूप बदला जा सके, उसको बोलते हैं विकारी, जिसका रूप बदला जा सके। ठीक है, तो विकारी क्या है, जिसका की रूप बदला जा सके। ठीक है, ऐसे शब्दों को बोलते हैं विकारी। ठीक है, तो क्रिया जो है विकारी है तो इसके रूप में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो परिवर्तन किस किस टाइम, 5 तरीके हैं जिससे क्रिया के रूप में परिवर्तन होता है। पहला आपका वाच्य के आधार पर, दूसरा आपका अर्थ या भाव के आधार पर, तीसरा आपका काल के आधार पर, चौथा आपका अव्यय, पांचवा है आपका निपात। ठीक है, एक एक करके देखेंगे हम। काल, अव्यय और निपात अगले लेक्चर में डिटेल से देखेंगे इनका पूरा। इस लेक्चर में अभी वाच और अर्थ और भाव देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वाच के आधार पर देखते हैं कैसे इस क्रिया का रूपांतर होता है। ठीक है, तो वाच, सबसे पहले वाच है क्या? ठीक है, वाच वॉइस, आप इंग्लिश में पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, उसी तरीके का है। वाच को इंग्लिश में बोलते हैं वॉइस। ठीक है, तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन? क्रिया के क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कर्ता, कर्म या भाव किसकी प्रधानता है। क्रिया के जिस रूप से किसी वाक्य में ये पता चले कि कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या आपके भाव की प्रधानता है। ठीक है, तो उस रूप को हम वाक्य को बोलते हैं वाच्य। ठीक है, डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता का बोध हो, भाव की प्रधानता का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं।
उसे हम वाच्य कहते हैं। ठीक है, ये वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य जो है हिंदी में 3 प्रकार के होते हैं। पहला कर्तव्यवाच्य। ठीक है, कर्तव्यवाच्य। कर्तव्यवाच्य क्या होता है? ऐसा क्रिया का रूप जिसमें कर्ता की प्रधानता हो। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से कर्ता की प्रधानता रहती है उसे हम क्या बोलते हैं? कर्तव्यवाच्य। मतलब क्रिया का सीधा सीधा संबंध कर्ता से होता है। ठीक है, तो जिस क्रिया के रूप से कर्ता की वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो तथा क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से हो, क्या कहलाता है? कर्तव्यवाच्य कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में जैसे हम बोलते थे एक्टिव वॉइस, उसी के सिमिलैरिटी में है ये। ठीक है, उदाहरण जैसे राम पत्र लिखता है। ठीक है, तो यहाँ लिखने का काम कौन कर रहा है? कर्ता। यहाँ पर कर्ता ही इस सेंटेंस में काम कर रहा है, तो कर्ता क्या है? प्रधानता है, कर्ता की ही प्रधानता है। ठीक है, क्रिया का सीधे सीधे संबंध कौन लिखता है? राम लिख रहा है। सीधे सीधे संबंध किससे है? कर्ता से। और जैसे उदाहरण लड़के सॉरी, लड़के साइकिल चलाते हैं। क्या है? साइकिल चलाने का कार्य कौन कर रहा है? लड़के। मतलब कर्ता की ही प्रधानता है यहाँ पर भी। क्रिया जो है सीधे सीधे कर्ता से संबंध रखती है, तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा आपका? कर्तव्यवाच्य। ठीक है, और जैसे बालक रोता है, यहाँ भी देखिए रोने का सीधे सीधे संबंध किससे है? बालक से, कर्ता से। तो यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक चीज और ऑब्जर्व कीजिए आप, इन दोनों सेंटेंस में इसमें भी कर्म है, इसमें भी कर्म है, और ये इसमें कर्म नहीं है। तो हम कह सकते हैं जो कृत्यवाच्य है वो सकर्मक भी हो सकता है और अकर्मक भी हो सकता है। इसमें सकर्मक या अकर्मक दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब आप अगला है आपका कर्मवाच्य। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है इसमें कर्म की प्रधानता होगी। कर्मवाच्य, पिछले पहले वाले में कर्ता की प्रधानता थी, इसमें कर्म की प्रधानता होगी। ठीक है, तो कर्म की प्रधानता। और क्रिया का संबंध किससे होगा? सीधे सीधे कर्म से। कर्म से, जैसे जैसे यह पत्र राम द्वारा लिखवाया गया है। ठीक है, तो देखिए इस सेंटेंस में प्रधानता किसकी है? यह पत्र। तो क्या पत्र क्या है? कर्म है यहाँ पर। ठीक है, राम द्वारा लिखवाया गया है, मतलब प्रधानता किसकी है इसमें? कर्म की। क्योंकि हमने बोला है यह पत्र राम द्वारा लिखवाया गया, ये नहीं बोला कि राम ने पत्र लिखा है।
ठीक है। यह पत्र राम द्वारा, तो यहाँ पर जो प्रधानता है, हम कर्म को प्रधानता, कर्म का बारे में बता रहे हैं। ठीक है, इस पत्र के बारे में, तो कर्म की प्रधानता है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे में देखिए कर्म की प्रधानता है, तो इस वाक्यों में कर्म तो आना ही चाहिए हमेशा। तो ऐसे सब वाक्य क्या कहलाएंगे? सकर्मक। तो जो कर्म वाच्य है उसमें केवल केवल सकर्मक आएंगे, क्योंकि कर्म की ही प्रधानता है। जब कर्म ही नहीं आएगा तो प्रधानता कहाँ होगी? और अकर्मक नहीं होगा, कर्मक नहीं होगा इसमें। तीसरा है आपका भाववाच्य। भाववाच्य, जहाँ भाव की प्रधानता हो, जहाँ भाव की प्रधानता हो। ठीक है, जैसे जैसे गाया नहीं जाता। ठीक है, इसमें देखिए ना तो कर्म है ना कर्ता है, क्या है? भाव है, अर्थ है, गाया नहीं जाता। तो इसमें कर्म नहीं है तो इसको क्या बोलते हैं? अकर्मक। तो हम कह सकते हैं भाववाच्य में अकर्मक रहेगा और सकर्मक नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे बैठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा। ठीक है, इसको बैठा नहीं जा रहा लगता है लॉकडाउन के डंडे खा के आया है। बैठा नहीं जा रहा, तो ये भी क्या है? भाववाच्य, भाव की प्रधानता है, ना तो कर्म है ना करता है। तो ये आपका कहलाएगा भाववाच्य। भाववाच्य। और क्या है? अकर्मक। ठीक है, तो ये थे आपके भाववाच्य। ठीक है, अब आपका क्या था? पहला वाला रूप हो गया था वाच्य। अब दूसरा था अर्थ या भाव, अर्थ व भाव, इसके आधार पर रूपांतर। ठीक है, तो ये क्या है? क्रिया के जिस रूप से कर्ता के भाव का बोध हो, कर्ता के भाव का बोध होता है, क्या कहलाता है? अर्थ या इसे अर्थ या वह भाववाच्य, सॉरी अर्थ या भाव कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका निश्चयार्थ, दूसरा आपका अज्ञार्थ, और तीसरा आपका संभावना संभावनार्थ, संभावनार्थ, संभावनार्थ। ठीक है, तो निश्चयार्थ क्या होता है? निश्चयार्थ देखते हैं। निश्चयार्थ क्या होता है आपका? क्रिया के जिस रूप से निश्चित सूचना प्राप्त हो। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से निश्चित सूचना प्राप्त हो। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से निश्चित सूचना प्राप्त हो, जैसे लड़का पढ़ता है, इसमें आपको निश्चित सूचना प्राप्त हो रही है कि वो लड़का पढ़ रहा है। दूसरा, राधा नाचती है,
तो ये कहलाएंगे आपके अर्थ। कौन सा वाला? निश्चयार्थ, निश्चयार्थ। ठीक है। उसके बाद दूसरा है आपका अज्ञार्थ। अज्ञार्थ, अज्ञार्थ का मतलब समझ रहा है? आज्ञा। ठीक है। तो जिस क्रिया के रूप में क्या हो? अनुमान, इच्छा, ठीक है, कर्तव्य, आशीर्वाद आदि का बोध हो। तो जिस क्रिया के रूप से क्या हो? इच्छा, अनुमान, ठीक है, कर्तव्य, कर्तव्य, ठीक, आशीर्वाद, साप, आशीर्वाद, शाप आदि का बोध हो। क्या होता है? अज्ञात। ठीक है। जैसे जैसे सॉरी, ये अज्ञार्थ नहीं है। ये अज्ञार्थ आप जो मैंने बताया ये नहीं है। ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको हटा दीजिए यहाँ से। अज्ञार्थ का क्या है? अज्ञार्थ अज्ञार्थ आपका है जिससे जिस क्रिया के रूप से आज्ञा, जिस क्रिया के रूप से आज्ञा, प्रार्थना आदि का बोध हो। आदि का बोध हो। जैसे रमेश पुस्तक पढ़ो। ये क्या हो रहा है? किसी को आज्ञा, रमेश को आज्ञा दी जा रही है कि रमेश पुस्तक पढ़ो। ठीक है। या ममता चाय लाओ। तो ये सब कहलाएंगे आपके अज्ञार्थ। जो मैंने पहले बताया था वो ये था। तीसरा आपका संभावनार्थ। संभावनार्थ। ठीक है। ये जो मैंने पहले बताया था वो है इसमें। तो इसमें क्या होगा? इच्छा, कर्तव्य, साप, आशीर्वाद, ठीक है, अनुमान, आदि का बोध हो। क्रिया के जिस रूप से इच्छा, कर्तव्य, साप, आशीर्वाद आदि का बोध हो वो कहलाएगा आपका संभावनार्थ। मतलब संभावना। जैसे ठीक है, क्या होगा आपका? शायद, देखिए क्या होगा यहाँ पर? एग्जाम्पल, शायद, शायद यह मुकुल का भाई है। शायद यह मुकुल का भाई है। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ क्या लगाया जा रहा है? अनुमान। तो ये हो जाएगा आपका संभावना। ठीक है। तो इस क्लास में हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में हम काल और आपका एक और बचा है, काल, अव्यय और निपात, इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये काफ़ी बड़े बड़े काल, पूरा जो टेंसेस होते हैं आपके वही काल हैं। तो उसमें वर्तमान, भूत, भविष्य सब कुछ डिस्कस करेंगे। वो एक बहुत, ये अगर मैं यहाँ करूँगा तो ये लेक्चर बहुत लंबा खींच जाएगा। तो इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।